के बारे में और बनता है क्या होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बनता है, क्या होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा था साउथ अफ्रीका के बारे में, फिर साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने कुछ जाना, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखा और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं अब गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये टॉपिक का नाम है। तो देखिए इस टॉपिक में हम जनरली पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो मेन मुद्दे हैं, यानी जो उसका बेसिक हम एक तरीके से आइडियोलॉजी कह सकते हैं, उन वो क्या है और उनको किस लिए रखा गया है, इस तरीके की चीज़ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस टॉपिक में बताया गया है ऐसा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। In this book, we shall study the exact provisions of the Constitution on different subjects. At this stage, let us begin by understanding the overall philosophy of what our Constitution is all about. तो देखिए इस किताब में, यानी कि ये जो हमारा पॉलिटी का किताब है, इस पूरे किताब की बात की जा रही है, हमें एक तरीके से पूरे प्रोविजंस को पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जैक्ट प्रोविजंस को, कि कौन कौन सा प्रोविजन क्या कहता है अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं इस स्टेज में या फिर इस सिचुएशन में अभी अभी हमको सिर्फ ये समझना है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उसका ओवरऑल फिलॉसफी क्या है, यानी ओवरऑल किन बातों को ध्यान में रखकर, किन आइडियोलॉजी को ध्यान में रखकर, किन विचारों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, इसे हमें पढ़ना है। वी कैन डू दिस इन टू वेज. We can understand it by reading the views of some of the major leaders of our constitution, but it is equally important to read what the constitution says about its own philosophy. तो देखिए हम ऐसा दो तरीकों से कर सकते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के फिलॉसफी को समझ सकते हैं दो तरीकों से। पहला तरीका है कि हमारे जो मेजर लीडर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में योगदान किया था, उनकी क्या आइडियोलॉजी थी, उनकी क्या भावनाएं थी, इनको हम पढ़कर कर सकते हैं। या फिर हम दूसरा तरीका अपना सकते हैं जिनमें हम कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, वो अपने बातों को किस तरीके से रखता है, इसको हम पढ़कर कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में आपको दोनों चीजें दी गई हैं जो कि आगे आप देखेंगे। दिस इज व्हाट द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डज, लेट अस टर्न ऑन दोज वन बाय वन। तो देखिए ये जो बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है बेसिक आइडियोलॉजी के बारे में, तो हमारा जो प्रीएम्बल दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के शुरुआत में ही, वो प्रीएम्बल हमें एक तरीके से बेसिक आइडियोलॉजी समझाता है हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि हमारा ये जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस बात के आसपास घूम रहा है, क्या क्या इसमें मेन मुद्दे उठाए गए हैं। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले प्रीएम्बल को ही देखते हैं। प्रीएम्बल आगे पढ़ना है, उसमें कुछ बातें हमें पढ़नी होगी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी टॉपिक के अंदर में, द ड्रीम एंड द प्रॉमिस। Some of you may have noticed a name missing from the sketches of the maker of the Constitution, महात्मा गांधी। तो देखिए साइड में इस तरीके के जो स्केचेस आपने किताब में पढ़े होंगे, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे आपको नाम देखने को मिले होंगे। जवाहरलाल नेहरू देखने को मिला होगा, सरोजनी नायडू और भी बलदेव सिंह, बहुत तरीके नाम देखने को मिले होंगे। लेकिन वहां पर आपने ये ध्यान दिया होगा कि वहां पर एक नाम आपको देखने को नहीं मिला और वो था महात्मा गांधी का। तो आप अगर जानते होंगे तो ठीक है, अगर नहीं जानते होंगे तो आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि देखिए महात्मा गांधी इतने बड़े लीडर थे, एक तरीके से उन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं और हमारे आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान हम कह सकते हैं कि उन्हीं का था। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्यों नहीं आए और हम जो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में उन्होंने योगदान किसी तरीके का क्यों नहीं दिया। ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये बात सही है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, येट देयर वॉज मैनी मेंबर्स हु फॉलोड हिज विजन। तो देखिए बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे जो उनकी आइडियोलॉजी को मानते थे, उनके विजन को मानते थे, उनके नजरियों को लेकर चलते थे और उसी नजरिए को संविधान सभा में प्रकट कर रहे थे, रख रहे थे और उसी के विजन के अनुसार संविधान बनवाना चाहते थे। ईयर्स अगो राइटिंग इन हिज मैगजीन यंग इंडिया इन 1931 ही हैड स्पेल्ड आउट व्हाट ही वांटेड कॉन्स्टिट्यूशन टू। तो देखिए अब महात्मा गांधी की बात आती है तो उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को सामने रखा था 1931 में ही, एक मैगजीन में लिखते हुए, यंग इंडिया नाम के मैगजीन में लिखते हुए कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन देश का हो तो वो कैसा हो, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हो। तो यहाँ देखिए ये लेटर है महात्मा गांधी का। तो ये लेटर मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी आसानी हो, लेकिन आगे बहुत सारे लेटर्स हैं जिनको मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ क्योंकि बहुत लंबे लंबे लेटर हैं। आई शैल स्ट्राइव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन विच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम ऑल, क्या लिखा हुआ है, थ्रेल्डम and patronage. I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country in whose making they have an effective voice.
an India in which there shall be no high class and no low class of people, an India in which all communities shall live in perfect harmony. There can be no room in such a India for the curse of untouchability or curse of intoxicating drinks and drugs. Women will enjoy the same rights as men. I shall be satisfied with nothing else. तो देखिए ये महात्मा गांधी का लेख था 1931 में, जिनमें वो सिंपली कह रहे हैं कि मैं ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहता हूँ या फिर देश के लिए ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहता हूँ जिसमें कि इंडिया जो है वो किसी की छत्र छाया में ना रहे, बल्कि एक सोवरेन कंट्री के रूप में रहे, जहां पर जो पुअरेस्ट जो है, सबसे गरीब तबका जो है, सबसे गरीब आदमी जो है, उसे ये फील हो कि ये जो देश है ये उसका देश है और उसके वॉइस को सुना जाए। और इंडिया एक ऐसा देश हो जहां पर हाई क्लास और लो क्लास तरह की कोई परेशानी ना हो। इंडिया एक ऐसा देश बने जहां पर अलग अलग कम्युनिटीज के लोग एक दूसरे के साथ परफेक्ट हार्मनी में रहें, और जहां पर इंडिया एक ऐसा देश बने या फिर ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया जाए जो कि इंडिया को अनटचेबिलिटी से आज़ाद कराए और जो ड्रग्स या फिर ड्रिंक्स इस तरीके की चीज़ें इनसे भी आज़ाद कराने में मदद करे। और इसके अलावा जो वुमेन है, महिलाएं हैं, उनको मेन के बराबर अधिकार मिले, और मैं इसी से खुश रहूँगा। तो ये महात्मा गांधी का लेख था, एक तरीके से पूरी आइडियोलॉजी उन्होंने अपनी सामने रख दी। तो हम आगे देखते हैं। This dream of an India that has eliminated inequality was shared by डॉक्टर अम्बेडकर। तो देखिए ये जो ड्रीम था इंडिया का, महात्मा गांधी का, कि इंडिया ऐसा होना चाहिए, ये जिसमें कि इनइक्वालिटी को एलिमिनेट करने की बात थी, वो डॉक्टर अम्बेडकर भी इस बात को मानते थे और ये उनकी भी आइडियोलॉजी थी। हु प्लेड अ की रोल इन द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट ही हैड डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इनइक्वालिटीज कुड बी रिमूव्ड। तो देखिए ये तो बात दोनों में समानता थी, दोनों मानते थे कि इनइक्वालिटी को हटाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का व्यू थोड़ा अलग था कि किस तरीके से हटाना चाहिए, उसके लिए क्या काम करना चाहिए। ये महात्मा गांधी का व्यू अलग था और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का व्यू अलग था। ही ऑफन बिटरली क्रिटिसाइज्ड महात्मा गांधी एंड हिज विजन इन हिज concluding speech of the Constituent Assembly, he stated his anxiety very clearly। तो देखिए वो जनरली बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे महात्मा गांधी के व्यू को भी और महात्मा गांधी के एक तरीके से विजन को भी। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक तरीके से अंत में हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक जो अपना बात कही थी वो यहाँ पर लिखी गई है, आप इसे पढ़ लें। तो इस तरीके के बहुत सारे लेटर्स नीचे दिए हुए हैं, अगर मैं उन सबको पढ़ने लगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, इसलिए आप इसे पढ़ लें अपनी किताब में से, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें और आगे बढ़ते हैं। Finally, let us turn to Jawaharlal Nehru giving his famous speech to the Constituent Assembly at the stroke of midnight on 15 अगस्त 1947। इसके बाद यहाँ पर पढ़ने के लिए कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू का लेटर जो है, जवाहरलाल नेहरू का स्पीच जो कि उन्होंने दिया था 15 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जब देश आज़ाद हुआ था। और इसको भी आप पढ़ने देख सकते हैं, बहुत ही लंबा लेटर है, अगर इसमें इसे पढ़ने लगा तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये टॉपिक है हमारा, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये टॉपिक है, इसको हम पढ़ते हैं। वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वेयर इन टर्न नर्चर्ड बाय इट। तो देखिए जो वैल्यूज जिन्होंने एक तरीके से फ्रीडम स्ट्रगल को इंस्पायर किया था और फ्रीडम स्ट्रगल को एक दिशा देने में मदद किया था, और उन फ्रीडम स्ट्रगल द्वारा ही एक तरीके से फॉर्म हुआ था। और एक तरीके से इन्हीं वैल्यूज ने जो इंडिया का जो डेमोक्रेसी सिस्टम था उसका फाउंडेशन देने में भी मदद किया था। दीज वैल्यूज आर इम्बेडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो वैल्यूज हैं, ये जो आइडियोलॉजीज है, इनको प्रीएम्बल में ही इंक्लूड कर दिया गया है। दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए प्रीएम्बल आखिर जनरली यूज किस लिए किया जाता है, तो देखिए प्रीएम्बल जनरली एक ओवरऑल आइडिया देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया गया है कि हमारा जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का आइडियोलॉजी है या फिर विजन है या फिर हमारा जो कंट्री होगा वो कैसा होगा, इसके लिए प्रीएम्बल को यूज किया जाता है। और इसी के अनुसार जितने भी आर्टिकल्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उनको एक तरीके से उनका मीनिंग निकाला जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विथ अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज, दिस इज कॉल्ड द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होती है वो आपको एक छोटे से स्टेटमेंट के साथ शुरुआत होती है, करीब 5 से 10 लाइन की, और उसमें
आपको कुछ बेसिक वैल्यूज बताए गए हैं और इसी को हम प्रीएम्बल कहते हैं। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल, मोस्ट कंट्रीज इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हैव चूजन टू बिगिन देयर कॉन्स्टिट्यूशन विद अ प्रीएम्बल। तो देखिए सबसे पहले प्रीएम्बल लिखने का जो प्रचलन था वो यूनाइटेड स्टेट ने शुरू किया था। जब वो उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण किया तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसने सबसे पहले प्रीएम्बल जोड़ा। यहाँ पर आपको एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट के प्रीएम्बल का दिया गया है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जितने भी वर्ल्ड में डेमोक्रेसीज बने या फिर जितने भी कंट्रीज ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उन सभी ने प्रीएम्बल को इंक्लूड करना जरूरी समझा और ये एक अच्छा प्रचलन एक तरीके से बन गया। और इसके बाद अब हम आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के ऊपर। तो यहाँ पर अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल दिया गया है। लेट अस रीड द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ इट्स कीवर्ड। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम अब अपने प्रीएम्बल को पढ़ें केयरफुली और उसके सारे वर्ड्स के मीनिंग को समझने की कोशिश करें। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स लाइक अ पोएम ऑन डेमोक्रेसी। इट कंटेन्स द फिलोसफी ऑन विच द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बिल्ड। तो देखिए जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो एक पोएम की तरह लिखा गया है। डेमोक्रेसी के ऊपर अगर कोई पोएम लिखा जाए उस तरीके से लिखा गया है। तो ये बेसिक फिलोसफी बताता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिस पर कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण किया गया है। इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड इवैल्यूएट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है ताकि जितने भी लॉज या फिर एक्शन गवर्नमेंट के हैं उनको एग्जामिन किया जा सके, टू फाइंड आउट वेदर इट इज गुड और बैड। तो एक तरीके से कहा जा रहा है कि सरकार को चेक में रखा जा सके, सरकार सही काम कर रही है, गलत काम कर रही है, उसको ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इन सभी को चेक करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को यूज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज को लेकर प्रावधान दिया गया है, कानून दिया गया है। अगर सरकार उस चीज को फॉलो कर रही है तो इसका मतलब वो सही कर रही है, अगर वो उस चीज को वो फॉलो नहीं कर रही है तो सरकार गलत कर रही है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सरकार को चेक करने के लिए यूज किया जा सकता है कि सरकार जो है वो सही काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। इट इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम प्रीएम्बल को एक तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आत्मा भी कह सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपके सामने है और इसमें आप देख सकते हैं काफी सारे वर्ड्स हाईलाइट किए गए हैं और यही जो है बेसिक आइडियोलॉजीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हमारा जो प्रीएम्बल है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizen। और इसके बाद जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation। देखिए ये सभी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं हमारे प्रीएम्बल में। और इसके बाद यहाँ पर लाइन लिखा हुआ है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द 26th day of November 1949 do humbly adopt, enact and give ourselves this constitution। तो यहाँ पर जो हाईलाइट किए गए हैं वर्ड्स येलो कलर में, तो ये जो वर्ड्स हैं ये आपके एक तरीके से वैल्यूज दिखाते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हम भारत के लोग जो हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करते हैं और हमारा जो देश होगा वो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, तो यहाँ पर वर्ड बाय वर्ड आप चाहे तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप बाय इनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉट हैंडेड डाउन देम बाय अ किंग और एनी आउटसाइड पावर। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है वी द पीपुल ऑफ इंडिया का मतलब है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है ये भारत के लोगों द्वारा बनाया गया है, उनके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। वो डायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर भेजा ताकि इस कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया जा सके। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किसी बाहर के देश द्वारा हम पर थोपा नहीं गया है या फिर किसी भी किंग द्वारा हमें दिया नहीं गया है। इसके बाद नेक्स्ट है वर्ड सोवरेन। तो सोवरेन का से यहाँ मतलब है पीपुल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए सोवरेन का मतलब हुआ कि जो हमारा जो सरकार होगी, इंडिया की सरकार होगी या फिर इंडिया का जो गवर्नमेंट होगा वो अपने फैसले खुद लेगा। इसका मतलब है कि यहाँ के जो फैसले होंगे यहाँ के लोग खुद लेंगे, उसको कोई बाहरी फोर्स, कोई दूसरी कंट्री या फिर कोई आउटर फोर्स उसको डिक्टेट नहीं कर सकती है या फिर उसे नहीं बता सकती है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सोवरेन का मतलब है कि हम इंडिया के लोग खुद की कंट्री पर खुद रूल करेंगे और कोई दूसरा
व्यक्ति या फिर कोई दूसरा जो कंट्री है वो हमें ये नहीं सिखाएगा कि आपको ये करना है या फिर ये नहीं करना है। अब यहाँ बात आता है सोशलिस्ट। यहाँ देख सकते हैं सोशलिस्ट वर्ड दिया गया है। वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय द सोसाइटी। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। तो देखिए जो वेल्थ है वो सोशली जनरेट किया जाएगा और उसको इक्वली शेयर किया जाएगा सोसाइटी द्वारा। और जो गवर्नमेंट होगी वो ओनरशिप को रेगुलेट करेगी, लैंड के ओनरशिप को और इंडस्ट्री के ओनरशिप को, ताकि सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटीज जो हैं उसको रिड्यूस किया जा सके, उसको कम किया जा सके। और इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा वर्ड है सेकुलर। तो सेकुलर का मतलब यहाँ पर दिया गया है सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजन बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट। तो देखिए जो सिटीजन्स हैं हमारे देश के, उनको ये अधिकार होगा कि वो किसी भी रिलीजन या फिर फेथ को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। जो गवर्नमेंट होगी वो सभी रिलीजियस बिलीव्स को या फिर फेथ्स को इक्वली रिस्पेक्ट देगी, उनको इक्वल मान्यता देगी और किसी भी को एक तरीके से किसी भी क्या कहते हैं धर्म को या फिर रिलीजियस बिलीफ को एक तरीके से प्रीफरेंस नहीं दिया जाएगा। डेमोक्रेटिक, तो डेमोक्रेटिक से मतलब है अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल। द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स। देखिए डेमोक्रेटिक का मतलब हुआ कि एक सरकार का एक फॉर्म जहां पर जो लोग हैं उन सभी को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले, उनको रूलर चुनने का अधिकार हो और उनको अकाउंटेबल बनाने का अधिकार हो। और जो सरकार चलेगी वो कुछ बेसिक रूल्स के अनुसार चलेगी, यानी डेमोक्रेसी के बेसिक रूल्स के अनुसार। इसके बाद आगे वर्ड है हमारा रिपब्लिक। तो रिपब्लिक से कहने का मतलब है द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडेटरी पोजीशन। तो हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट होगा यानी जो हमारा राष्ट्रपति होगा वो हमारा इलेक्टेड पर्सन होगा और वो कोई हेरिडेटरी पर्सन नहीं होगा। तो अब यहाँ रिपब्लिक कौन सी कंट्रीज रिपब्लिक नहीं है, तो इस बात से आप समझ सकते हैं। जैसे कि आप अगर ब्रिटेन में जाएंगे या फिर और बहुत सारे सऊदी अरब में जाएंगे तो वहाँ पर जो राजा होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। ब्रिटेन में आज भी जो हेड ऑफ द स्टेट है वही चले आ रहा है, जो कि अंग्रेजों के ज़माने में हुआ करता था जब इंडिया में अंग्रेज रूल करते थे। तो ब्रिटेन को हम नहीं कह सकते कि वो एक रिपब्लिक कंट्री है, वो डेमोक्रेटिक है लेकिन वो रिपब्लिक नहीं है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं जस्टिस। Citizens cannot be discriminated on the ground of caste, religion and gender. Social inequalities have to be reduced. Government should work for the welfare of all, especially of the disadvantaged ग्रुप्स। तो देखिए जो जस्टिस का यहाँ जस्टिस वर्ड से मतलब क्या है, तो जस्टिस वर्ड से मतलब है कि सिटीजन जो है उनको किसी भी कास्ट, रिलीजन या फिर जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा और सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो सोशल इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करे और सरकार जो है वो गरीब के लिए या फिर सभी लोगों के वेलफेयर के लिए, उनके अच्छे के लिए काम करे। और सरकार की ये ज़्यादा जिम्मेवारी है कि जो कमजोर तबका है या फिर जो डिसएडवांटेज लोग हैं उनके लिए ज़्यादा वो काम करे और उनको ऊपर लाने में मदद करे। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है लिबर्टी। लिबर्टी से मतलब है देयर इज नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजन इन व्हाट दे थिंक, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड द वे दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट्स इन एक्शन। तो देखिए लिबर्टी का मतलब हुआ कि सरकार जो है वो कोई भी अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन सिटीजन्स के ऊपर नहीं लगाए कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या करना चाहते हैं और किस तरीके से वो अपने भावनाओं को प्रकट करते हैं और किस तरीके से उन भावनाओं को एक्शन के रूप में दिखाते हैं। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है अनरीजनेबल। अनरीजनेबल से मतलब है कि आप बिना कोई स्पेसिफिक रीजन के सरकार रोक नहीं सकती है, लेकिन अगर सरकार के पास कोई स्पेसिफिक रीजन है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो वो आपको रोक सकती है। ये बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है। इसके बाद है नेक्स्ट है इक्वालिटी। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी ended the government should ensure equal opportunity for all। तो इक्वालिटी से यहाँ पर मतलब है ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, यानी सभी का जो वैल्यू है वो कानून के सामने बराबर है। जो ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज इंडिया में पहले से मौजूद है उनको खत्म किया जाता है, उनको मान्यता सरकार नहीं देगी और मान्यता आगे देने भी नहीं देगी। और गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से इंश्योर करे कि सभी लोग को बराबर अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे वो किसी भी जॉब के लिए हो या फिर किसी और काम के लिए।
इसके बाद है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी वर्ड का मतलब हुआ ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इंफीरियर। तो देखिए फ्रेटर्निटी का मतलब है कि हम सभी जो लोग हैं इंडिया में रहने वाले, वो एक फैमिली मेंबर के रूप में बिहेव करेंगे, और एक सभी जो दूसरा हमारा व्यक्ति है, हमारे सामने जो इंडिया का व्यक्ति खड़ा होगा, वो हमारा एक तरीके से भाई बहन होगा, जो जैसे कि हमारा फैमिली मेंबर होते हैं। और किसी भी इंडिया के किसी भी सिटीजन्स को हम या कोई भी इंडियन सिटीजन एक तरीके से इंफीरियर कह नहीं सकता और उसे इंफीरियर दिखाने की कोशिश भी नहीं कर सकता है। तो ये था हमारा प्रीएम्बल। इसके बाद हमारा अब टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है हमारा इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेयरली अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज एंड फिलोसफी। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो केवल स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ फिलोसफी नहीं है। एज वी नोटेड अबव, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली अबाउट एम्बॉडिंग दीज वैल्यूज इनटू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके का सिस्टम है जिसमें कि हम इन सभी वैल्यूज को एक इंस्टीट्यूशनल फॉर्म देते हैं, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट देते हैं, जिनको हम फिजिकल वर्ल्ड में रियली में अप्लाई कर सके। मच ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अबाउट दिस अरेंजमेंट्स। तो देखिए ज्यादातर जो डॉक्यूमेंट्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो इन अरेंजमेंट्स को बैठाने में और इन वैल्यूज को लागू करने में ही यूज किया जाता है। इट इज अ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। ये जो है बहुत ही लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। Therefore, it needs to be amendment quite regularly to keep it updated। और इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है कि इसको बार बार अपडेट करना होता है, इसको बार बार अमेंड करना होता है, इसमें बदलाव करने होते हैं ताकि इसको अपडेट करके रखा जा सके आज के रिस्पेक्ट में। दोज हु क्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ड दैट इट हैज टू बी इन अकॉर्डेंस विद पीपल्स एस्पिरेशंस एंड चेंज इन सोसाइटी। और जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, उन्होंने ये देखा कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ये लोगों के एस्पिरेशन के हिसाब से होना चाहिए और सोसाइटी में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से होना चाहिए। दे डिड नॉट सी इट एज अ सेक्रेट, स्टैटिक एंड अनअल्टरेबल लॉ। उन्होंने क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को एक सेक्रेट, स्टैटिक और अनअल्टरेबल लॉ के रूप में नहीं देखा। मतलब कि वो उन्होंने ऐसा नहीं देखा कि इसको आप इस कानून को चेंज ही नहीं कर सकते। नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन को समय के अनुसार बदल सकते हैं, उसमें बदलाव ला सकते हैं। लेकिन बात है कि आप जो बदलाव लाएंगे उसके लिए कुछ आपको स्पेसिफिक प्रोविजंस फॉलो करने होंगे, कुछ स्पेसिफिक तरीके फॉलो करने होंगे। सो दे मेड प्रोविजंस टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। उन्होंने कुछ प्रोविजंस बनाए ताकि आप चेंजेस को समय अनुसार चेंज कर सके, अमेंड कर सके कॉन्स्टिट्यूशन को। दीज चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो जो चेंजेस हम कॉन्स्टिट्यूशन में करते हैं उन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कहते हैं। और द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स इन अ वेरी लीगल लैंग्वेज। इफ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट को बहुत ही लीगल लैंग्वेज में डिस्क्राइब करता है। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पहली बार आप पढ़ेंगे तो वो आपके लिए समझना जो है बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि वो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करता है, इंग्लिश वर्ड्स को यूज करता है, उसमें आपका लीगल लैंग्वेज यूज किया जाता है। लीगल लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि जो आप कोर्ट में आप लड़ाई लड़ने के लिए वकील लोग जो यूज करते हैं लैंग्वेज को, जिस वर्ड्स को यूज करते हैं, हैवी वर्ड्स को, उन वर्ड्स को यूज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो उसके लिए आप आसानी से उन चीजों को नहीं समझ सकते कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप पढ़ेंगे सिंपली। तो गेट द बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिजाइन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट to understand. Like any constitution, the Indian constitution laws lays down a procedure for choosing person to govern the country. It defines who will have how much power to take which decision. तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको समझना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपका कुछ एक तरीके से प्रोसीजर वो बताता है कि किस तरीके से लोग चुन कर आएंगे सरकार चलाने के लिए, किसके पास कितना पावर होगा और वो कौन कौन से फैसले ले सकता है। तो ये बहुत ही आसान टर्म्स में वो समझाता है। एंड इट पुट्स लिमिट्स टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू by providing some rights to the citizen that cannot be violated। तो देखिए एक तरीके से वो लिमिट भी रखता है कि सरकार क्या कर सकती है और सरकार क्या नहीं कर सकती है, ताकि जो सिटीजन के राइट्स हैं वो एक तरीके से वायलेट ना हो। द रिमेनिंग 3 चैप्टर्स इन दिस बुक आर अबाउट दिस 3 एस्पेक्ट्स ऑफ वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आगे के जो चैप्टर्स हैं उनमें आपको यही देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ये सभी चीजें लागू होती है और किस तरीके से जो वायलेशन है सिटीजन्स के राइट्स को उनको होने से रोका जाता है।
वी शैल लुक एट सम की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन चैप्टर एंड अंडरस्टैंड हाउ दे वर्क। तो देखिए आगे के चैप्टर्स में हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस को पढ़ेंगे और हम देखेंगे किस तरीके से वो काम करते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में। बट दिस टेक्स्ट बुक विल नॉट कवर ऑल द सेलिएंट फीचर ऑफ द इंस्टीट्यूशनल डिजाइन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए ये जो किताब है ये कंप्लीटली आपको कवर नहीं करेगी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सम अदर एस्पेक्ट्स विल बी कवर्ड इन योर टेक्स्ट बुक नेक्स्ट ईयर। तो अगले साल के एक टेक्स्ट बुक में आपको देखने को मिलेगा। तो यहीं पर हमारा चैप्टर ये खत्म होता है। नीचे देखिए आपको जो आपको हेवी वर्ड्स अगर मिले होंगे तो आप उनके मीनिंग यहाँ से समझ सकते हैं। पार्थिड, क्लॉज, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरीके के वर्ड्स के मीनिंग आप समझ सकते हैं। और मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे वीडियो में।